Hello and welcome to Crux of SST. This is Chandan Kumar Jha. I am going to take the classes on the topic of causes of independence struggle of Greek. हम ग्रीक का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बारे में मैंने पीछे पढ़ा था कंसिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द फ्रांस ऑफ 1830, 1830 की क्रांति का मैंने परिणाम पढ़ा था, ठीक है। और मैं पढ़ूंगा कॉजेज ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ ग्रीक का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उसके बारे में पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं ये जो ग्रीक में जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल होता है इसका क्या क्या कारण रहा, नहीं क्यों हुआ। तो सबसे पहले ये बात है रेनेजेंस पीरियड की, ठीक है। रेनेजेंस पीरियड में बहुत सारे राष्ट्रों के लिए बहुत सारे नेशन जो है ना इस ग्रीक को मतलब बहुत सारे नेशन इस ग्रीक के जो अचीवमेंट है, मतलब सबसे पहले ये कि इसका जो एंशिएंट है ना, जो एंशिएंट पास्ट है वो बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट था, बहुत ज़्यादा ग्लोरियस था। मतलब इसका जो अतीत है बहुत ज़्यादा शानदार है, इसका अतीत बहुत गौरवशाली था, मैग्निफिसेंट शानदार अतीत रहा था। पहला बार था कि पहला मैं अगर इसको पॉइंट लिखूँ कि इसका जो एंशिएंट पास्ट है, इसका जो पास्ट है वो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड था, बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट था, पहला कारण ये। और बहुत सारे राष्ट्र जो है इसकी अचीवमेंट से, किसके अचीवमेंट से, ग्रीक के अचीवमेंट से बहुत सारा राष्ट्र जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा प्रभावित था। इसका अचीवमेंट किस किस क्षेत्र का, मेडिसिनल अचीवमेंट, ठीक है। मेडिसिनल अचीवमेंट हो गया, मेडिसिनल अचीवमेंट मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेडिसिनल अचीवमेंट हो गया। इसके बाद हो गया मेरा फिलोसॉफिकल अचीवमेंट हो गया, नहीं। इसके बाद लिटरेचर के क्षेत्र में लिटरेचर का अचीवमेंट हो गया, नहीं। इसके बाद साइंटिफिक अचीवमेंट हो गया। मतलब ये सारी चीज़ों से फिर आर्टिस्टिक अचीवमेंट हो गया। ये सारे अचीवमेंट से ये यूरोप के बहुत सारे राष्ट्रों को ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ था, नहीं। और रेनेजेंस पीरियड में जब पुनर्जागरण का काल था, रेनेजेंस पीरियड था, उस काल में भी ग्रीक ने बहुत सारे राष्ट्रों को रास्ता दिखाया था, ठीक है। ये इसका एक वजह है कि इसका जो अतीत है, नहीं, इसका सबसे पहले इसका अपने आप में अचीवमेंट बहुत अच्छा है। और ऊपर से कि ये 15th सेंचुरी की बात है कि ग्रीक 15th सेंचुरी में इट कम्स अंडर द ऑटोमन एम्पायर, नहीं। और ये आ गया किसके अंदर आ गया, ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आ गया। कब आया, तो 15वीं शताब्दी में आ गया। 15th सेंचुरी में ये क्या आ गया कि 15वीं शताब्दी में ये आ गया ग्रीक किसके अंदर आ गया है, तो ये आ गया है ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन ऑटोमन एम्पायर कभी भी इसको इम्बाइब करने का प्रयास नहीं किया, इसको नेवर वांट्स टू इम्बाइब देम। मतलब इसमें कभी भी इसमें मतलब तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य है ना, जो टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर है, ग्रीक तो 15th सेंचुरी में आ गया उसके, मतलब 15वीं शताब्दी में 15th सेंचुरी में क्या होगा, 15th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर जो है, ऑटोमन एम्पायर इसके अंतर्गत ये ग्रीक आ गया, नहीं। ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत ये ग्रीक आ गया, लेकिन इसको इम्बाइब नहीं किया, ठीक है। मतलब इसको आत्मसात नहीं किया, इम्बाइब मतलब आत्मसात नहीं किया, मतलब उसको एनेक्स करने का पूरा कोशिश वो नहीं किया, ठीक है। उसमें उतनी लगाव की भावना नहीं थी, मतलब ग्रीक वाले को हम उतना एनेक्स करके उतना एम्बाइब करें, ये उसमें भावना नहीं था, नहीं। तो इसके कारण जब ये ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत ये ग्रीक वाला आ गया, तो एक दूसरा चीज़ हो गया कि धीरे धीरे के ग्रेजुअली ग्रीक का जो शक्ति है ना, वो धीरे धीरे करके ग्रीक का जो शक्ति है, पावर है ना, उसमें रिडक्शन आ गया। तो उसमें रिडक्शन आने से, पावर में रिडक्शन आ जाने से इसको क्या कहना, ड्यू टू रिडक्शन इन पावर ऑफ ऑटोमन एम्पायर लेड बाय टर्की, नहीं, ऑटोमन एम्पायर लेड बाय टर्की, known as sick man of Europe, नहीं, sick man of Europe। मतलब इसका शक्ति कमजोर हो गया, कमजोर होने के कारण ही इसको क्या, मतलब किसको सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता, किसको कहा जाता था, तो ये कहा जाता था टर्की को, नहीं, टर्की इज वाज नोन एज
सिक मैन ऑफ यूरोप। क्यों? क्योंकि इसमें शक्ति कमजोर हो, और इस शक्ति की कमजोर होने के कारण जितने भी नेशनलिस्ट था, मतलब जितने भी राष्ट्रवादी थे ग्रीक में रहने वाले, नहीं मतलब वो लोग तो चाहते थे स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस तो चाहते ही थे कि हम ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत हैं, क्योंकि मेरा अतीत बहुत ज़्यादा क्या है, अतीत बहुत ज़्यादा मेरा ग्लोरीफाइड है, मेरा अतीत बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट था, बहुत शानदार मेरा अतीत रहा, और हम पर कोई शासन करेगा नहीं, ये एकदम नहीं मानने वाली बात नहीं है, तो हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। नहीं, तो इसके लिए क्या किए, वो सारे वहाँ पे जो नेशनलिस्ट जो थे, जितने भी राष्ट्रवादी है, जिनमें भी नेशनलिज्म का स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जिनमें भी है, ग्रीक में रहने वाला आदमी के भी, वो तो चाह रहे हैं कि हम इससे स्वतंत्र हो जाए। और जब शक्ति कमजोर हुआ ग्रीक का, ग्रीक कह रहे हैं, टर्की का जब शक्ति धीरे धीरे करके कमजोर हुआ, तो कमजोर होने के कारण वो नेशनलिस्ट जितने भी हैं वो सब में क्या हुआ, एक प्रकार का पावर आ गया। नहीं, और वो लोग जो है सो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, मतलब ग्रीक का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को एकदम रफ्तार दे दी, उसको एकदम स्पीड अप कर दिया, उसको बूस्ट अप कर दिया गया। इसकी शक्ति कमजोर हुआ, और इधर से ये लोग तो मतलब अपनी पूरा पावर लगा दिए कि हम इससे स्वतंत्र होना ही। ऊपर से अगला एक कारण और भी बनता है कि शक्ति तो कमजोर हुआ ही, ऊपर से और ये कारण बनता है कि बहुत सारे राष्ट्रों में, ठीक है, बहुत सारे राष्ट्रों वहाँ पे जितने भी ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत जितना भी राष्ट्र था, मतलब उस साम्राज्य के अंतर्गत ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत जितना भी राष्ट्र पर वो शासन कर रहा था, उस सारे राष्ट्रों में बेहतर स्थिति में, एक अच्छे पोजीशन, मतलब एक अच्छे स्थिति में, एक अच्छे सिचुएशन में ये आदमी थे। और इन लोगों, मतलब कौन आदमी, ग्रीक के आदमी रहा करते थे वहाँ पर। और इन लोगों के पास क्या है कि दे हैव द राइट ऑफ रिलीजन, उसके पास धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार था। नहीं, और इसके पास वो लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी थे, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो था ही, और अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी है, नहीं अच्छे अच्छे पद पर भी है। उनका जो डेजिग्नेशन जो है इस साम्राज्य में, मतलब जो ग्रीक मतलब ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत जो ग्रीक वाले जो भी है, उनका डेजिग्नेशन अच्छे अच्छे पोस्ट पर है। और एक ये भी कारण है, ऊपर से कुछ ये सारा कारण बना, ऊपर से कुछ व्यक्ति ने, कुछ इंटेलेक्ट्स ने, कुछ बुद्धिजीवी ने, कुछ इंटेलेक्ट्स ने, वो भी लोगों को क्या किए, वो प्रोवोक किए, वो भी बहुत सारे लोगों को इंस्टिगेट किए, क्या उसके अतीत को दिलवा करके तुम्हारा अतीत बहुत शानदार है। जैसे कि दो आदमी का नाम था कोरेंस नाम का एक जो कलाकार है, कोरेंस, ठीक है, कोरेंस नाम के एक जो व्यक्ति है, जो इंटेलेक्ट्स है, कोरेंस एक जो इंटेलेक्ट्स है, वो इंटेलेक्ट्स का कहना है कि ये वो जो कोरेंस नाम के इंटेलेक्ट्स है, ये हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारा अतीत बहुत शानदार है, ठीक है। कोरेंस कहते थे कि योर past was very magnificent, therefore you have not to come under any empire, you have not to come under any empire, you have to live a dignified life। तुम लोग को एक मतलब वो जो भी साम्राज्य के अंदर जो ग्रीक वाले को बोला गया कि आपको एक अच्छा मतलब एक मर्यादित जिंदगी जीना चाहिए, किसी का अधीन होकर के, किसी का सब्जुगेशन नहीं होना है, कोई तुमको सब्जुगेट नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारा अपना ही कुछ नियम है, कायदा है। तुम दूसरे राष्ट्रों को कभी दूसरे राष्ट्रों के लिए मेंटर का काम किया करता था रेनेजेंस पीरियड में, तुम्हारा अतीत बहुत ज़्यादा ग्लोरियस है और तुम पर कोई शासन कर रहा। तो ये सारा चीज़ याद दिलवाते हैं कौन, कोरेंस दिलवाते हैं याद किसको, ग्रीक वाले को, कि तुम स्वतंत्रता के तुम स्वतंत्र हो, ठीक है। तुम किसी को रास्ता दिखाने वाला था और तुमको कोई अधीन कर लिया, तुमको कोई हड़प लिया। तो ये दूसरे आदमी आते हैं, कुछ वहाँ पे कुछ रेवोल्यूशनरीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ सैक्रेड इंस्टीट्यूशन है, वो भी बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया, जैसे कि कॉन्स्टेंटाइन रिगाश, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन रिगास, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन रिगास जो है ना, ये क्या किए, कॉन्स्टेंटाइन रिगास जो है बहुत सारी, मतलब वहाँ पे कुछ कॉन्फिडेंशियल इंस्टीट्यूशन, नहीं कॉन्फिडेंशियल इंस्टीट्यूट का स्थापना करके लोगों में एक प्रकार का स्पिरिट डेवलप किए, एक प्रकार का भावना डेवलप किए हैं कि मतलब जैसे कि इटली में यंग इटली और यंग यूरोप नाम की दो संस्था थे, जो गुप्त संस्था थी, जो चुपचाप लोगों को ट्रेनिंग देता था, और ऐसे ही कॉन्फिडेंशियल इंस्टीट्यूट हुआ करता था कॉन्स्टेंटाइन रिगास के द्वारा। ये कॉन्फिडेंशियल कुछ इंस्टीट्यूट, क्या कॉन्फिडेंशियल इंस्टीट्यूट, नॉट कॉन्फिडेंशियल इंस्टीट्यूट, कॉन्फिडेंशियल न्यूज़पेपर, इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज़पेपर के तहत बहुत सारे लोगों में एक मैसेज सर्कुलेट करते थे, मतलब लोगों को कॉग्निजेंस देते थे, नॉलेज देते थे
कि तुम्हारा अतीत इतना अच्छा है, अपने अतीत के पीछे एक अवेयर रहो, नहीं ये सारा चीज़, ये भी एक कारण बन गया। नहीं, इसके बाद वहाँ पर जैसे कि ओडिशा नाम का एक जगह है, ओडिशा कहाँ पर है तो ग्रीक में ही, नहीं ग्रीक में एक ओडिशा नाम का जगह है जहाँ पे हिटोरिया फिल्के, ठीक है, हिटोरिया फिल्के नाम का एक कॉन्फिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, नहीं कॉन्फिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, कॉन्फिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, कॉन्फिडेंशियल या सेक्रेट इंस्टीट्यूट है, सेक्रेट इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट का काम है लोगों को क्या करना, इंस्टिगेट करना, लोगों को अवेयर करके रखना, नहीं एक है। और खासकर इसका एक बहुत बड़ा ये मतलब बहुत बड़ा जो पर्पस है इस संस्था का, किस संस्था का, तो ओडिशा में जो स्थापित संस्था है जिसका नाम था हिटोरिया फिल्के, इसका मेन पर्पस ये था कि जो बाल्कन एरिया है ना, बाल्कन एरिया को फ्री करना, नहीं बाल्कन जो एरिया है उस बाल्कन एरिया को फ्री करना है किससे, टर्की के जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर जो ऑटोमन एम्पायर है ना, उस ऑटोमन एम्पायर से, मतलब ऑटोमन एम्पायर का जो कब्जा है ना बाल्कन एरिया में, बाल्कन के क्षेत्र में, इससे इसको स्वतंत्र करवाना है, इसको इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में हमको इंडिपेंडेंट करवा देना है, ये राष्ट्र जो है वो एकदम इससे स्वतंत्र हो जाए, ऐसा हमको करना। तो यहाँ पर इसलिए बाल्कन वार होता है, नहीं बाल्कन का युद्ध होता है, क्यों कि बाल्कन एरिया को स्वतंत्र करवाना था। मतलब ये पर्पस किसका है, ओडिशा में जो हिटोरिया फिल्के नाम का संस्था है, जो सेक्रेट इंस्टीट्यूट है, इसका मेन पर्पस यही था कि बाल्कन क्षेत्र जो है ना उसको, जो टर्की के क्षेत्र, जो टर्की के कब्जे में बाल्कन एरिया है, उससे उसको क्या कर देना है, आज़ाद कर देना, नहीं उससे वो स्वतंत्र हो जाए, वो इंडिपेंडेंस को गॉट कर ले। तो ये इस सब का कारण रहा, नहीं इंडिपेंडेंस स्ट्रगल होने का ये कारण रहा। अब मैं इसको पढ़ते कि फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, नहीं वो किस, आखिर मैंने इतना कारण पढ़ लिया, अब मुझे पढ़ना है कि ऑटोमन एम्पायर जो चला, ये ऑटोमन एम्पायर जो है टर्की का, इसका कैसे कैसे ग्रीक ने, ये तो कारण मैंने बताया कि वो लोग क्यों किए, नहीं वो लोग आंदोलन क्यों किए, तो मैं इसको एक बार फिर से रिकैप तुरंत में कर देता हूं। तो ये लोग इसलिए किए कि इन लोगों का अतीत पहले से ही बहुत ज्यादा शानदार था, नहीं इन लोगों का स्थिति उस साम्राज्य में, मतलब ऑटोमन एम्पायर के अंदर का जितने भी राष्ट्र है उसमें सबसे अच्छे बेहतर स्थिति में है। इन लोगों को रिलीजियस लिबर्टी है ये भी मिला हुआ था, को अच्छे डेजिग्नेशन पर, अच्छे पोस्ट पर हैं। और बहुत सारे फिलोसोफर जो है, बहुत सारे फिलोसोफर, ये लोग फिलोसोफर लोग भी क्या कर रहे थे, बहुत सारे फिलोसोफर भी और बहुत सारे इंटेलेक्ट्स भी ये लोगों को क्या कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे, ग्राउंड्स बना रहे थे। ये सारा इसका कारण, नहीं इसी के चलते यहाँ पे इसका ये कारण बना और ये इंडिपेंडेंस होने की ओर स्ट्रगल करना ये शुरू किया। कॉजेस ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल मैंने पढ़ लिया। अब मुझे पढ़ना है कि फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ ग्रीक। अब मुझे पढ़ना है फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ ग्रीक। नहीं तो हमको ग्रीक का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पढ़ना, मतलब इसका क्या रूप रहा, नहीं तो मुझे पढ़ना है सबसे पहले कि ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि बहुत सारा राष्ट्र, मतलब बहुत सारा नेशन जो है ग्रीक से बहुत ज़्यादा प्रभावित ऑलरेडी था ही। नहीं तो मुझे ये पढ़ना है कि इसका मतलब इसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो रिवोल्ट होता है, मतलब पहला जो विद्रोह होता है, तो ग्रीक के अंतर्गत जो एक स्टेट हुआ करता था उसका नाम है मोल्डेविया। नहीं तो मोल्डेविया में क्या होता है, रिवोल्ट स्टार्टेड इन मोल्डेविया। ये कब हो गया, 1821 में। नहीं और इसको लीड बाय अलेक्जेंडर इप्सिलांती। ठीक है, अलेक्जेंडर इप्सिलांती, ठीक है, इप्सिलांती। ये अलेक्जेंडर इप्सिलांती ने क्या किया, ये इसी के नेतृत्व में मोल्डेविया में पहला विद्रोह होता है। ठीक है, मतलब ये फॉर्म ऑफ मैं पढ़ रहा हूं कि किस रूप में स्ट्रगल हुआ, नहीं कैसे कैसे वहां पे फ्लक्चुएशन रहा, अप्स एंड डाउन कैसे कैसे वहां पर आया, मैं उस कहानी को मैं पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले रिवोल्ट स्टार्ट होता है कहाँ, मोल्डेविया में, 1821 की बात है। और अलेक्जेंडर इप्सिलांती जो है ना, इसको मतलब ऐसे तो रशिया खुद ही बहुत बड़ा सपोर्टर था ग्रीक का, रशिया बहुत सपोर्ट करता था और उसके हर एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। लेकिन मैटरनिक ने क्या किया, जो सिस्टम वहां पे चल रहा था, जो मैटरनिक ने क्या किया है कि उसको कहा है कि तुम इसको साथ नहीं देना। ठीक है, यू हैव नॉट टू असिस्ट देम, मतलब तुमको साथ, मतलब रशिया को बोल रहा है मैटरनिक प्रेशर दे करके कि हमने जब जो यूरोपियन कंसर्ट में मैंने जो होली यूनियन एंड 4 कंट्री फ्रेंडशिप
का जो प्रोविजन वहां पे दो लेट डाउन किया गया, तो उसमें कह दिया गया कि हर एक राजा दूसरे राजा को सहायता करेगा। तो उसका हवाला दे करके, उसी की बात को बता करके हमने वहां पर ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है। रशिया को मेटरनिक ने बोला, मतलब मेटरनिक ने बोला कि तुम उसको साथ नहीं देना। किसको? भले ही तुम उसके आइडियोलॉजी को मानते हो, किसके आइडियोलॉजी को? ग्रीक के आइडियोलॉजी को, लेकिन तुमको साथ नहीं देना है, ये बोल दिया। तो अलेक्जेंडर ये बोल दिया गया, तो रशिया बोला कि ठीक है, वो मतलब उसकी बातों को मान लिया, मेटरनिक की बात को मान लिया। भले ही वो सपोर्टर है ग्रीक का और उसके हर एक विचारधारा से, हर एक आइडियोलॉजी को मानता है, उसके हर एक अचीवमेंट से इन्फ्लुएंस है, और रशिया चाह भी रहा था कि सहयोग करना, बट वो मेटरनिक ने क्या किया, उसको बोला कि नहीं करने के लिए। तो वो मेटरनिक के साथ, मेटरनिक का बात मान लिया, और वो रशिया ने उसको साथ नहीं दिया। अलेक्जेंडर इप्सिलांती को नहीं दिया, तो अलेक्जेंडर इप्सिलांती को मेटरनिक ने क्या किया, अरेस्ट करवा दिया। ठीक है, मतलब इस रिवोल्ट को वो क्वेंचअप कर दिया, नहीं, इस रिवोल्ट को वो मतलब क्वेंचअप कर दिया, इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, दमन कर दिया, नहीं, उसको वो दबा दिया। और अलेक्जेंडर इप्सिलांती को अरेस्ट करवा दिया, अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड। ठीक है, उसको कैद करके इन द जेल में कैद कर दिया, अरेस्ट करके, अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड। ठीक है, वो मतलब इम्प्रिजन्ड इन द जेल, इसलिए ठीक है ऐसे बोल देते हैं कि इम्प्रिजन्ड इन द जेल, उसको कैद कर दिया, जेल में रख दिया। ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग डेस्परेट नहीं हुए। कहाँ के लोग? ग्रीक के लोग हताश नहीं हुए, वो निराश नहीं हुए, डेस्परेशन नहीं आया लोगों में। वो लोग कंटिन्यू इस विद्रोह को कंटिन्यू रखे, नहीं, क्योंकि उन लोगों को तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चाहिए था। तो सेकेंड रिवोल्ट वहाँ पे फिर स्टार्ट होता है। वन सेकेंड, देयर इज द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड रिवोल्ट, दैट इज इन मारिया आइलैंड में दूसरा विद्रोह होता है। ठीक है, अब सेकेंड रिवोल्ट जब शुरू होता है तो इसको ये 1822 की है। ठीक है, मारिया आइलैंड में ये जब विद्रोह होता है तो वहां के लोग, क्योंकि इसको तो अलेक्जेंडर इप्सिलांती को तो वो कैद कर दिया था, लेकिन इस विद्रोह को दबाने के लिए भी वो पूरा प्रयास में लगा हुआ था। ये कौन? टर्की का। अब मेटरनिक ने तो ऐसे, वो राजा था, तो राजा मेटरनिक रोल में, मेटरनिक तो वहाँ का पूरा एक मेटरनिक सिस्टम स्थापित कर रखा था, क्योंकि राजशाही बना रहे, तो टर्की को साथ दे रहे। तो अब ऑटोमन एम्पायर को लीड कौन कर रहा था वहाँ पे? टर्की कर रहा था। और तो टर्की का जो राजा है, वो टर्की के राजा का क्या नाम था? महमूद सेकंड या मोहम्मद सेकंड, मतलब MD सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, या महमूद सेकंड लिख देते हैं, महमूद सेकंड, महमूद द्वितीय यह था उसका। कौन? टर्की का किंग है, टर्की का किंग है, किंग ऑफ टर्की है। ठीक है, तो किंग ऑफ टर्की है ये। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे आदमी इस विद्रोह को दबाने में भी क्या हो गया कि बहुत सारे जो राष्ट्र है ना, कि जो मतलब, क्योंकि ग्रीक में क्या था, कौन सा धर्म के आदमी? तो क्रिश्चियन को मानने वाला थे, नहीं, ईसाई धर्म को मानने वाले आदमी थे। तो बहुत दूसरे राष्ट्र में जो क्रिश्चियन को मानने वाले आदमी हैं, और खासकर जो पोइट है और जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार है और जो कवि हैं, ये लोग ये बोल रहे थे कि मतलब फॉर द सेक ऑफ कलेक्टिंग द असिस्टेंस कलेक्ट करने के खातिर बहुत सारे पोइट ने मतलब वो बोले हैं कि मतलब जो ग्रीक है ना, वो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, नहीं, ये बोला गया कि ग्रीक को बोला गया कि कौन बोले हैं कि पोइट एंड आर्टिस्ट, पोइट कॉल्ड द ग्रीक एज क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्यों सिविलाइजेशन? आप बोलता है कि ऐसा बोला गया कि क्यों ऐसा कहा गया? तो बिकॉज ऑफ नर्चरिंग द इंटायर यूरोप, बिकॉज ऑफ नर्चरिंग द इंटायर यूरोप। ठीक है, पूरी यूरोप को नर्चर करने का मतलब बहुत कुछ सिखाना, बहुत कुछ बताना, उसके हर एक चीज़ से इन्फ्लुएंस होना, हर एक जो शैली है, स्टाइल से, एक्टिविटी से। तो इसीलिए नर्चरिंग करने के कारण इसको क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन किसने कहा? तो पोइट कहे, वहाँ के जो आर्टिस्ट लोग हैं वो कहे। तो ये कहा करके क्या कर रहे, ये क्यों ऐसा कहा गया? ऐसा कहा गया कि असिस्टेंस जुटाने के लिए, कि उधर जो बहुत सारा राजा एक तरफ हो रखा है, उस राजा और हम लोग को भी एक होना चाहिए। तो इसीलिए वो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। और इसमें साथ देने के लिए सबसे पहले इंग्लैंड से एक आदमी आए थे, मतलब वो पोइट है, तो पोइट ऑफ इंग्लैंड वो वहाँ पे आए, जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। ठीक है, इंग्लैंड है वो, लॉर्ड बायरन वो आए हैं क्या करने के लिए? साथ देने के लिए। ठीक है, ये धर्म से कौन है? धार्मिक रूप से कौन है? ये क्रिश्चियन है, नहीं, तो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला। और 1824 में इनका डिवाइस हो जाता है, डेथ लिख देते हैं,
ठीक है, इनका डिमाइस हो जाता है या डेथ हो जाता है इनका, और डेथ होने के बाद अब क्या होता है कि फिर से एक नया वहां पे एंगल शुरू हो जाता है। नया एंगल ये शुरू होता है कि नए तरीके से इस विद्रोह को दबाने के लिए अब मैं दो कैरेक्टर का नाम यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, दो पात्र का। एक कैरेक्टर है महमूद द्वितीय और दूसरे का नाम है मोहम्मद अली पाशा। ठीक है, ये मिस्र का शासक है, नहीं तो एम्पायर या किंग ऑफ मतलब एम्पायर लिख देते हैं, या किंग ऑफ मिस्र, किंग ऑफ इजिप्ट। ये कौन है? मोहम्मद अली पाशा, मोहम्मद अली पाशा। ठीक है, ये मोहम्मद अली पाशा जो है, ये इसका मतलब मोहम्मद अली पाशा जो है ना, ये है मिस्र का सम्राट, और ये महमूद द्वितीय जो है ये टर्की का है, नहीं ये टर्की का है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये यहाँ पे लिख देता हूँ किंग ऑफ टर्की, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किंग ऑफ टर्की लिखा हुआ है। तो ये किंग ऑफ टर्की का शासक। अब ये क्या हुआ कि जब इसको लग गया कि ये विद्रोह बहुत बड़े लार्ज स्केल पे चला गया, ये जो प्रोटेस्ट जो है ना बहुत बड़ा स्तर पे चला गया, तब तो इसको लग गया कि आई एम अनेबल टू, देन व्हेन दे हु फेल्ड the king of Turkey failed, Mahmud II failed, that I am unable to control such kind of agitation and such kind of protest. इस तरीके का प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो ये क्या किया, इस विद्रोह को वो बोल दिया, विद्रोह को या ये जो रिवोल्ट है इसको ये क्या किया, एक रिलीजियस कलर इम्पार्ट कर दिया कि दे इम्पार्टेड रिलीजियस कलर टू दिस रिवोल्ट। अब बोल दिया कि बिकॉज दे जस्ट कॉल्ड that Islam is in danger। कौन बोला है? ये बोल दिया, ये महमूद द्वितीय ने बोल दिया। जब इसको लग गया कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इतने बड़े स्तर का जो एजिटेशन हो रहा है, तब वो बोल दिया कि इस्लाम खतरे में है, और इस्लाम खतरे में है ये बोल दिया, और उसके तहत वो उसको इस्लाम खतरे में, और 1822 में, ठीक है, तो इधर से साथ दिया गया, इधर से इजिप्ट ने, कोई दूसरा राष्ट्र तो साथ नहीं दिया, लेकिन इजिप्ट जो मिस्र का सम्राट, ये भी मुस्लिम ही है, नहीं तो ये भी मुस्लिम धर्म को मानने वाला, ये भी मुस्लिम है, तो ये मुस्लिम जो है ना मोहम्मद अली पाशा, ये साथ दे रहे हैं। तो किसको साथ दे रहे हैं? टर्की को, और साथ दिया। और 1822 ईस्वी में जब 22,000 आदमी को स्लाइड कर दिया गया, एसासिनेट कर दिया गया, जब 22,000 पीपल्स को वो किल्ड कर दिया, 22,000 पीपल्स हैव बीन किल्ड। ठीक है, मतलब 22,000 आदमी को मार दिया, किसने? महमूद द्वितीय, बाय टेकिंग असिस्टेंस ऑफ द किंग ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का जो शासक है उससे साथ ले करके 1822 ईस्वी में 22,000 आदमी को मार दिया। ठीक है, तो 22,000 आदमी को मारने का मतलब है, 22,000 आदमी को मारने का मतलब हो गया वहां पर कि इस चीज का बहुत ज्यादा कमेंट एंड क्रिटिसाइज हुआ। ठीक है, मतलब 22,000 आदमी को मार दिया गया, इसका बहुत ज्यादा कमेंट एंड क्रिटिसाइज हुआ। तो 1822 में कितने आदमी को मारा गया? 22,000 पीपल। ठीक है, 22,000 पीपल हैव बीन किल्ड, have been killed or assassinated, killed नहीं बोलेंगे हम, or assassinated by king of Turkey Mahmud II by taking assistance of king of Egypt हो गया ये मोहम्मद अली पाशा। ठीक है, ये हो गया। और इस विद्रोह, लेकिन इस 22,000 आदमी को मार तो दिया है, लेकिन बहुत बड़ा ना, बहुत 22,000 आदमी को मारना बहुत साधारण बात है, बहुत बड़ा। और उसको पूरे राष्ट्र में, पूरे यूरोपियन कंट्री में इसका एक ऐसा समझा जाए कि इसका बहुत, इस चीज के ऊपर ये जो टिरेनीफुल एक्टिविटी है, ये बहुत ज्यादा ऑपरेसिव पॉलिसी अपना लिया, बहुत ज्यादा टिरेनीफुल एक्टिविटी है, ये अत्याचार बड़ी एक जो ये नीति अपनाया यहाँ पर, इतने आदमी को मार करके, इस पर कमेंट एंड क्रिटिसाइज होना शुरू हो गया। और इस चीज के चलते 1826 में जब इतना बड़ा बात हो गया है, तब 1826 में रशिया एंड इंग्लैंड गेट रेडी टू इंटरवीन, मतलब वो रेडी हो गया टू इंटरवीन इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टर्की एंड ग्रीक। ठीक है, टर्की और ग्रीक के बीच जो टर्की एंड
टर्की एंड ग्रीक के बीच ही ये स्ट्रगल चल रहा है। तो इसके बीच ये इंटरवीन करने के लिए कौन तैयार हो गया? ये तैयार हो जाता है रसिया और इंग्लैंड 1826 में, और 1826 में हो गया, और 1827 में भले ही वो शुरू में रसिया क्या है, उसका सपोर्टर है, मतलब राजशाही को ये मानने वाला है भले ही रशिया, लेकिन ये बाद में क्या किया, ये सारा पॉलिटिकल जो रिलेशन है ना ये तोड़ लिया। किसके साथ? टर्की के साथ। मतलब राजशाही राजा के साथ तो बना के अच्छा संबंध रखा ही था पहले से, यूरोपियन कंसेंट के तहत बहुत वो होली यूनियन, 4 कंट्री फ्रेंडशिप, ये सब का हवाला दे देकर कर रखा था। लेकिन रसिया बोला कि अब यस इट इज नॉट पॉसिबल टू कंसोल देमसेल्फ, या इट इज नॉट पॉसिबल टू बी इन आइडल पोजिशन, हम कुछ नहीं करें एकदम नॉर्मल या नॉर्मल सिचुएशन में, ऐसा नहीं है। तो रसिया इंटरवीन करने के लिए तैयार हुआ। किसके संघर्ष में? ये टर्की और ग्रीक के बीच जो स्ट्रगल चल रहा है उसमें, ठीक है। और 1827 में क्या होता है? 1827 में एक कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस इन लंदन कॉन्फ्रेंस जो होता है, एक लंदन में सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में जो पार्टिसिपेट करने वाला है रशिया, इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है। और ये डिसाइड किया कि हम लोगों का जो कलेक्टिव आर्मी है ना, एक संयुक्त सेना है ना, ये इस पर अटैक करेगा। पहले रशिया ने क्या किया? टर्की के साथ पॉलिटिकल रिलेशन सब तोड़ लिया, ठीक है। और सब पॉलिटिकल रिलेशन तोड़ने के बाद, और 1827 में एक कॉन्फ्रेंस होता है लंदन में, रशिया, इंग्लैंड और फ्रांस तीनों राष्ट्र का, तीनों नेशन का एक कलेक्टिव आर्मी बोला कि गल्फ ऑफ नवारिन, एक जगह गल्फ ऑफ नवारिन, उस गल्फ ऑफ नवारिन में ये तीनों की सेना इट रशिया, इंग्लैंड और फ्रांस की सेना इकट्ठा हुई और टर्की को डिफीटेड टर्की, ठीक है। जो कलेक्टिव आर्मी ऑफ रशिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस एकोमोडेटेड या गैदर्ड, ठीक है। ये गैदर हो रहे कहां पर? इन गल्फ ऑफ नवारिन, और डिफीटेड टर्की को डिफीट करने के बाद वहां पर क्या हो गया कि अब ये बोला गया 1829 में 1829 ईस्वी में क्या हुआ? एक संधि किया जाता है, एक ट्रीटी। अब झगड़ा हुआ, झगड़ा के बाद समझौता तो हो गए, तो समझौता हुआ, ट्रीटी हुआ, तो ट्रीटी के तहत ये बोला गया, ये प्रोविजन ले डाउन किया गया। रशिया बोला कि एज ए ऑटोनॉमस स्टेट, और राजशाही को, किसके राजशाही को? तो ग्रीक के राजशाही को आप मान लीजिए, और एज ए ऑटोनॉमस स्टेट के रूप में ये रहेगा। किसका? तो ये हुआ 1829 में एक ट्रीटी होता है, 1829 में एक होता है, 1829 में ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपोल की संधि होता है, एड्रियानोपोल की ट्रीटी होता है बिटवीन टर्की एंड रशिया, ठीक है, टर्की एंड रशिया, क्योंकि रशिया ही तो हराया, मतलब लीडिंग रोल में ये है, बाकी साथ देने के लिए, बैकअप देने के लिए तो फ्रांस भी है, इंग्लैंड भी है, ये तो है ही। और ये इसके तहत क्या बोला कि एज ए ऑटोनॉमस स्टेट के रूप में मतलब ग्रीक को मान लिया जाए, एक ऑटोनॉमस स्टेट है और इसके मोनार्क्स को मान लिया जाए, ये बोला गया। लेकिन इसके लेकिन ग्रीक के किसी आदमी को तो पूछा नहीं गया था, ग्रीक के किसी आदमी से पूछा नहीं गया कि हाँ आपको क्या चाहिए, या क्या चाहते हैं, या कैसा प्रोविजन आप चाहते हैं, किस टाइप से आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, ऐसा तो पूछा नहीं गया। और इधर से भी क्या हुआ कि रशिया का आइडियोलॉजी तो सोशलिज्म का है, ठीक है, ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को मानता है। और इधर जो है, इधर फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड ये दोनों जो है ये मानता है कैपिटलिज्म को मानता है, कैपिटलिज्म को मानने वाला है, नहीं ये कैपिटलिस्ट है और ये सोशलिस्ट है, ये सोशलिज्म को मानने वाला ये राष्ट्र है, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी चलता है या कैपिटलिज्म का। ये दोनों विरोध अब कर रहा है क्योंकि इसको ये डर था कि ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपोल ये टर्की के साथ कर लिया है रशिया, और बाद में ये अपना प्रभाव बना के रखना चाहता है, रशिया अपना प्रभाव बना के ग्रीक पर रखना चाहते हैं। ग्रीक को तो बोल दिया ऑटोमन एम्पायर के से आप स्वतंत्र हो गया, मतलब ये बोल दिया कि आप स्वतंत्र स्टेट के रूप में, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में वर्क करेगा। कौन बोल दिया? ये बोल दिया रशिया। किसको बोला? टर्की को बोला कि आज एज ए ऑटोनोमस स्टेट के रूप में आप उसको मान्यता दे दो। किसको दे दो? तो ग्रीक को, ऑटोमन एम्पायर से स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन ये दोनों राष्ट्र फ्रांस और इंग्लैंड ये विरोध किया इसको, कि इसको पता था कि रशिया बाद में अपना आइडियोलॉजी उस पर इंपोज करेगा, थोपेगा, और
ग्रीक वाला भी इसको पूछा नहीं गया था। जब ट्रीटी किया गया था एड्रिनोपुल का तो पूछा तो गया था कुछ नहीं, और उस सीधे बोल दिया कि ऑटोनोमस स्टेट के रूप में इसको मान्यता दे दो। तो इस चीज का विरोध कौन किया? अब ग्रीक भी कर रहा है, तो विरोध करने वाले में, अपोज करने वाले फ्रांस, इंग्लैंड और खुद भी ग्रीक, वो भी कि हमसे पूछा नहीं गया, हमारे बारे में सबको डिसाइड किया जाना और हम ही से पूछा नहीं गया। तो ग्रीक इस चीज को नहीं माना। और 1832 में उसके बाद क्या हुआ? एक संधि होता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि होता है। उसके तहत क्या हो गया कि ग्रीक गॉट इंडिपेंडेंस, ग्रीक गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर लेड बाय टर्की, ठीक है। ये मैंने कहानी पढ़ा, ये क्या क्या है, ठीक है, इसके बारे में मैंने पढ़ लिया सारा चीज। और मेरा ये फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल मतलब किस रूप में, मैंने पहले पढ़ा कि क्या क्या कारण था, उसके बाद मैंने पढ़ा कि जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का स्वरूप क्या रहा, कैसे कैसे करके फ्लक्चुएशन अप्स एंड डाउन आया, और अल्टीमेटली करके उसका कंसेक्वेंस, उसका रिजल्ट क्या आया। तो रिजल्ट तो ये 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत क्या हुआ? ग्रीक आज़ाद राष्ट्र बना है। और यही हमने पढ़े, और आगे हमको फिर 1848 की क्रांति फ्रांस में पढ़ेंगे, और वो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। और मैं सारे बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि अपना गुरु दक्षिणा जरूर चुकाएं। जो गुरु दक्षिणा है कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, तो बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान तो संभव ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेन द नॉलेज बिना गुरु दक्षिणा के। तो इसलिए गुरु दक्षिणा जरूर दें, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं फिर से अब इसी जोश के साथ, फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।